आप सभी को नमस्कार। आज हम इस लेक्चर में विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग लगा लेते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये अपने सेकंड चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। आते हैं टॉपिक पर। विद्युत रासायनिक श्रेणी तत्वों की ऐसी श्रेणी जिसमें विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में रखा गया हो, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। या तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब चाहे आप इसको विद्युत कहें चाहे विद्युत कहें, एक ही बात है। अब देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो टॉपर है उसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा, और जो नीचे है उसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा। हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोड विभव का मापन पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को जरूर देखें। तो हम यहाँ बात करें विद्युत रासायनिक श्रेणी की, तो तत्वों, अब तत्व में धातु भी है अधातु भी है। धातु व अधातु को उनके मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब मैं पहले यहाँ पर बोर्ड पर विद्युत रासायनिक श्रेणी बना देता हूँ, फिर उसको किस प्रकार आप याद रख सकते हैं उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी लेके बारात खाना मजे से आना, मन जो करे फेंक दे कोरी निगाह, सौंदर्य प्यार करें। यह आ गया अपना हाइड्रोजन। और टॉपर ले लेते हैं क्लोरीन, फिर एयू, पीटी, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इसके बाद यहाँ आ जाएगा Cu, I2, Hg, H। यह है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें सबसे टॉप पर है F2, तो इसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा। बॉटम पर है लिथियम, इसका मानक अपचयन विभव सबसे कम। देखो, सक्रियता श्रेणी अलग चीज है, उसमें विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में रखा गया है। सक्रियता श्रेणी सेटिंग उल्टी होगी, और कई बुक में इसको उल्टा दिखाया हुआ है, और वहां लिखा हुआ है विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी। तो एनसीईआरटी बुक में घटते क्रम में रखी हुई है, इसीलिए मैं आपको घटते क्रम में ही पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके ट्रिक की कि आप इसको याद कैसे करोगे। तो मैं यहाँ ट्रिक लिख देता हूँ, फिर बताऊंगा कैसे याद करेंगे। लेके बारात
काना मजे से आना मन जो करे फेंक दे कोरी निगाहें सुंदरी प्यार भरी। फिर आगे याद करने का जो तरीका है वो है चप्पा। इसके बाद सी से सी यू, एच से एच जी, ए से ए जी, पी से पी टी और ए यू से ए यू। इसके ऊपर फिर हमें ध्यान ये रखना है कि सबसे टॉप पर फ्लोरीन है, उसके 2 मेटल छोड़ के 2 और रख दो। क्लोरीन के बाद क्लोरीन ब्रोमीन, फिर 2 मेटल छोड़ के बीच में डाल दो आयोडीन। तो हेलोजन को इनके चप्पा के बीच में डालना है। ले से एल आई, के से के, बारात से बी ए, काना थोड़ा ये उल्टा है, सी एन ए, मजे से एम जी, आना ए एल, मन से एम एन, जो से जेड एन, करे सी आर, थे से एफ ई, कदे सी डी, कोरी से सी ओ, निगाहें एन आई, सुंदरी से एस एल, प्यार भरी से पी पी, और बीच में हाइड्रोजन है उसके बाद। तो यहाँ पर ये जो अपना क्लोरीन है इसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा है। जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होता है उसका अपचयन होता है, और जो दूसरे का ऑक्सीकरण करें, खुद का अपचयन करें, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। तो क्लोरीन का मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा है, खुद का अपचयन करेगा, दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। तो ये अपने यहाँ पर प्रबलतम ऑक्सीकारक है। अभी हम इसको एक एक करके, मैं आपको एक एक करके यहाँ समझाऊंगा। इसका मानक अपचयन विभव सबसे कम लिथियम का, इसका ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन होगा, तो ये प्रबलतम हो जाएगा। अभी हम यहाँ और चीजें लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ले रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। ये अपने क्या काम आती है, अनुप्रयोग ले लो, उपयोगिता ले लो, या यूं कह सकते हैं मानक अपचयन विभव के अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड दिए गए हैं जिनको मानक अपचयन विभव के घटते क्रम रखा गया है। तो अनुप्रयोग में नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं ऑक्सीकारक व अपचायक क्षमता। ऑक्सीकारक व अपचायक क्षमता ये हम लेते हैं सबसे पहले। देखो दोनों को एक ही क्लियर करते हैं फिर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक क्या होता है, वह जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण करने वाला ऑक्सीकारक, लेकिन स्वयं का क्या होता है, अपचयन होता है। तो ऑक्सीकारक में हो गया जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं लेकिन स्वयं का, उसका खुद का क्या होगा, अपचयन होता है। खुद तो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अपचयन करेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो जिससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका तो ऑक्सीकरण हो गया, और खुद ले रहा है तो खुद का क्या हो गया, अपचयन। अब देखो अपचयन किसका होगा, जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा, और वही जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकरण होगा। तो हम कह रहे हैं कि जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा वो दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा। इसका मतलब ये हुआ यदि मानक अपचयन विभव का मान बढ़ेगा तो अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अर्थात ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं मानक अपचयन विभव का मान बढ़ने पर
ऑक्सीकारक गुण कह दो या ऑक्सीकारक क्षमता कह दो, बढ़ता है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो मानक अपचयन विभव का मान बढ़ रहा है तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहे हैं मानक अपचयन विभव घट रहा है, तो जैसे जैसे डाउन आएंगे वैसे वैसे ऑक्सीकारक गुण घटेगा, तो ऑक्सीकारक गुण घटता है। अब इसका विपरीत अपचय जो दूसरे का अपचयन करता है लेकिन स्वयं का ऑक्सीकरण होता है, खुद इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरा इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका अपचयन हो जाएगा, खुद इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो इसी को हम लिख लेते हैं दूसरा अपचय। अपचय का मतलब अपचयन करने वाला। तो ये क्या होता है, जो दूसरे का अपचयन करता है लेकिन स्वयं का अरे अपचय में ऑक्सीकरण के स्वयं का ऑक्सीकरण होता है। तो जिनके मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है उनका क्या होता है, अपचयन, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, स्वयं का ऑक्सीकरण होता है। तो जिनके मानक अपचयन विभव का मान कम है उसका ऑक्सीकरण होगा, जिसके मानक अपचयन विभव का मान अधिक है उसका अपचयन होगा। तो यहाँ हमें चाहिए जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे का क्या करता है, अपचयन करता है। इसका मतलब ये हुआ यदि मानक अपचयन विभव का मान कम है तो उसके अपचयित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अर्थात कौन सा गुण बढ़ेगा, अपचय। मानक अपचयन विभव का मान कम है तो खुद का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे को अपचयित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी मानक अपचयन विभव का मान घटने पर मानक अपचयन विभव, ये बार बार मानक अपचयन विभव मानक अपचयन विभव आएगा तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे ई नोड आर ई डी, रिडक्शन की शॉर्ट फॉर्म है। मानक अपचयन विभव का मान घटने पर अपचय क्षमता बढ़ती है। क्षमता मान लो, गुण मान लो। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं मानक अपचयन विभव का मान घट रहा है, ऑक्सीकरण गुण ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और अपचय का गुण बढ़ेगा। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे अपचय का गुण बढ़ता है। तो देख लो जो सबसे नीचे है वो प्रबलतम अपचय है, लेकिन ये ध्यान रखें लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो बनाएगा Li+, ये Li+ जो है, अब Li+ जो है ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्या बनेगा, Li, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ही नहीं, यानी खुद का अपचय इसका होना ही नहीं है, और खुद का अपचय नहीं होगा तो दूसरे का क्या ऑक्सीकरण कर पाएगा, तो ये अपने दुर्बलतम ऑक्सीकरण है। क्योंकि ये खुद दूसरे का ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा। ऐसे ही फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो बनाएगी F-, ये है दुर्बलतम अपचय है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकती तो दूसरे का अपचय नहीं कर सकती। ये बात आप ध्यान देंगे। अब नंबर सेकंड, ये तो आपकी क्लियर हो गया, मानक अपचय विभव अधिक तो अपचय गुण कम, ऑक्सीकारक गुण अधिक, यानी जैसे जैसे मानक अपचय विभव का मान बढ़ेगा ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा लेकिन अपचय गुण घटेगा। दूसरा इसका एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं वो है रेडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना।
रेडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना। किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के होने की संभावना को हम इलेक्ट्रॉनों के मानक अपचयन विभव के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि किसी सेल का जो सेल विभव है वो उस सेल के कैथोड और एनोड के सेल या कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ हम मानक अपचयन विभव ले रहे हैं तो यहाँ पर सेल का जो मानक सेल विभव है वो कैथोड और एनोड के मानक अपचयन विभव के अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ पर यदि हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हो जाएगा ई नोड ऑफ सेल, सेल का मानक सेल विभव बराबर होगा ई नोड ऑफ कैथोड यानी कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव। अब यहाँ पर जब डेल्टा ई नोड सेल निकालेंगे तो ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो कंडीशन यहाँ आई कि जो ई नोड सेल है ये धनात्मक हो, दूसरा है ई नोड सेल जो है वो ऋणात्मक नेगेटिव। यदि ई नोड सेल का मान यानी मानक सेल विभव का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, और अगर ऋणात्मक है तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी। जैसे डेनियल सेल के सेल विभव का मान होता है +1.10 वोल्ट, तो अभिक्रिया आगे की होगी। तो इस सेल नोड का मान पॉजिटिव होने पर अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में होगी। और यदि नेगेटिव है तो अभिक्रिया आगे की ओर नहीं होगी, पश्चिम दिशा में होगी। तो इससे हम अभिक्रिया की दिशा की जानकारी लगा सकते हैं। यदि नोड सेल का मान 0 होता है तो अभिक्रिया साम्य में होती है, जितना अभिकारक उतना ही उत्पादक। तो ये दो एप्लीकेशन हम लिखे, बोर्ड में अरेंज कर रहा हूं, फिर और आगे हम लिखेंगे। अनुप्रयोग में नंबर थर्ड हम ले लेते हैं, वो है धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन। देखो इसको मैं पहले एक रिएक्शन आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं, उसके बेसिस पर हम आएंगे मानक अपचयन विभव। जिंक है, उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगी, बना देगी जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बैलेंस करने के लिए वो कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो जिंक से जब जिंक क्लोराइड बन रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हाइड्रोजन H+ से H2 में जा रही है तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, अपचयन के लिए शर्त क्या है, मानक अपचयन विभव का मान अधिक होना चाहिए। ऑक्सीकरण के लिए क्या जरूरी है, मानक अपचयन विभव का मान क्या होना चाहिए, कम। तो इसका मतलब हुआ कि वह धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से कम होता है वह अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती है। यानी जो भी धातु इस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है उसका मानक अपचयन विभव कम है, और ये धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती है, लेकिन ऊपर वाली धातुएं नहीं कर पाएगी। तो वह धातु जिसका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है वह अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती है।
लेकिन यदि हम चाहें इसका रिवर्स हो, जैसे मान लो हम कहें कॉपर की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएं, तो क्या कॉपर हाइड्रोजन का विस्थापन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि कॉपर टेबल में ऊपर है और इसका मानक अपचयन वो हाइड्रोजन से अधिक है, इसीलिए ये हाइड्रोजन का अपचयन नहीं कर पाएगी। तो अब हम लेते हैं नंबर 4 एप्लीकेशन, एक ही करके हम समझ रहे हैं। नंबर 4 एप्लीकेशन आ गया अपने विलयनों से धातु का विस्तार। विलयनों से धातु विस्तार, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया के जैसे समझ सकते हैं। वह धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती है, कम क्रियाशील धातुओं को उनके विलयनों से हटा देती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आते हैं टॉपिक पर। एग्जाम्पल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक कॉपर को यहां से हटा देगा, खुद बना लेगा जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर धातु हो जाएगी अलग। तो यहाँ पर जिंक, जब जिंक सल्फेट में बदल रहा है तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और कॉपर सल्फेट से जब कॉपर बन रहा है तो यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है? अपचय। सिंपल सा मैं समझा रहा हूँ। फिर ऐसे ही हम रिलेट करके आते हैं। अब ऑक्सीकरण के लिए क्या जरूरी है? मानक अपचयन विभव ई नोड रिडक्शन का मान कम होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है मानक अपचयन विभव ई नोड रिडक्शन का मान क्या होना चाहिए? अधिक। तो कम वाला अधिक को हटा रहा है। वे धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव का मान कम होता है वे अधिक मानक अपचयन विभव वाले धातुओं को उनके विलयनों से विस्थापित कर देती हैं। तो इसी को मैं मेंशन कर रहा हूं, वह धातु जिसका मानक अपचयन विभव यानी ई नोड रिडक्शन कम हो वह अधिक मानक अपचयन विभव ई नोड रिडक्शन वाली धातु को विलयन से विस्थापित कर देती है। तो मैं आपको ऑक्सीजन अपचयन बता रहा हूं, तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ऑक्सीकारक गुण क्या हो रहा है? घटना है, यानी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटेगी, यानी अपचयित होने की प्रवृत्ति घटती है। तो इसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लो हमने एक वैद्युत रासायनिक सेल बनाया जिसमें एक तो था कॉपर, एक था सिल्वर। अब हम जानकारी चाह रहे हैं कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। तो कॉपर नीचे है, इसका मानक अपचयन विभव कम है तो इसका ऑक्सीकरण होगा। सिल्वर ऊपर है, इसका मानक अपचयन विभव अधिक है तो इसका अपचयन होगा। तो सिल्वर बन जाएगा कैथोड, कॉपर बन जाएगा एनोड। ऐसे यदि हम कॉपर और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव कम है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा, कॉपर का अधिक है तो कॉपर का अपचयन होगा। तो हाइड्रोजन बनेगा एनोड और कॉपर बनेगा कैथोड। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि जब हम दो इलेक्ट्रोड लें तो कौन एनोड की तरह कार्य करेगा कौन कैथोड की तरह कार्य करेगा, किसका ऑक्सीकरण होना है किसका अपचयन होना है। जो नीचे है उसका ऑक्सीकरण होगा वो एनोड होगा, जो ऊपर है उसका अपचयन होगा वो कैथोड होगा। अब हम नंबर 5 और लास्ट ले रहे हैं अनुप्रयोग, वो है धातु ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा धातु में अपचयन। इसको भी मैं आपको एक रिएक्शन द्वारा समझा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देकर समझे इसको। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ हाइड्रोजन के साथ। तो कॉपर ऑक्साइड से हमें मिल जाएगा कॉपर और हाइड्रोजन ले जाएगा चलो।
कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर बन रहा है तो यहाँ जाहिर सी बात है चेन हो रहा है। हाइड्रोजन जो H2 है, यहाँ हाइड्रोजन 0 था, और जब ये जल में बदल रहा है तो ये हो जा रहा है H+। में हाइड्रोजन अकेला था, ऑक्सीजन 0, और जल में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन +1, तो यहाँ ऑक्सीजन हुआ। अब जाहिर सी बात है जिसका ऑक्सीजन होगा उसका मानक अपचयन विभव कम, जिसका अपचयन होगा उसका मानक अपचयन विभव अधिक। तो जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक होते हैं उन धातुओं के ऑक्साइड का हाइड्रोजन धातु में अपचयन कर देती है, और अधिक इनके होंगे जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जबकि नीचे वाली धातुओं के मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम है, इसीलिए हाइड्रोजन इनके धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित नहीं कर सकती है। तो वह धातुएं जिनके, क्योंकि यहाँ धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन हो रहा है, और अपचयन होने के लिए मानक अपचयन विभव अधिक ही होना चाहिए, जिनके मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक होते हैं उनके ऑक्साइड का हाइड्रोजन धातु में को कर लेते हैं, हाइड्रोजन धातु में अपचयन कर देती है। तो ये था अपने विद्युत रासायनिक श्रेणी, तत्वों की ऐसी श्रेणी जिनमें विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में रखा गया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इससे हम निकाल सकते हैं ऑक्सीकारक अपचयन क्षमता, जिसके मानक अपचयन विभव का मान अधिक उसका ऑक्सीकारक गुण अधिक, जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम उसका, देखो, जिसके मानक अपचयन विभव का मान अधिक उसका ऑक्सीकारक गुण अधिक, जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम उसका अपचय गुण अधिक। तो मानक अपचयन विभव का मान बढ़ने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है जबकि अपचय गुण घटता है। दूसरा एप्लीकेशन हमने पढ़ा वो था रेडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना, यदि सेल विभव का मान धनात्मक आता है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, आगे की ओर जाएगी। यदि सेल विभव का मान ऋणात्मक आता है तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी। थर्ड, वह धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होते हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती है, और वे धातुएं जिनके मानक अपचयन विभव कम होते हैं वे अधिक मानक अपचयन विभव वाली धातुओं को उनके विलयन से विस्थापित कर देती है। वे धातु जिनके मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक होते हैं उनके धातु ऑक्साइड का धातु में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। अब बुक में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं उनको आपको एक बार यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर डायरेक्ट ट्रिक ही बता देता हूँ, उसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस बर्तन में रख सकते हैं क्या, इस बर्तन में रख सकते हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ शॉर्ट में। पहला है कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में रख सकते हैं क्या। दूसरा, सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के पात्र में रख सकते हैं क्या। तीसरा, आयरन सल्फेट को कॉपर के पात्र में। देखो, पहला है कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में, यानी अपना जो पात्र है ये किसका बना हुआ है, जिंक का, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट है। ये कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर है और पात्र जिंक का, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को यहाँ से हटा देगी, बन जाएगा जिंक सल्फेट। हमने भरा तो था कॉपर सल्फेट और बाहर जब निकाले तो बना हुआ है जिंक सल्फेट। तो इसको मानक अपचयन विभव की भाषा में क्या कहेंगे, इसका ई नोट रिडक्शन कम है जिनका, इसका ई नोट रिडक्शन अधिक है।
नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक का मानक अपचयन विभव कम है, इसीलिए ये कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेगा। तो विलयन जो हमने रखा वो रहा ही नहीं, तो क्या रख सकते हैं? नहीं, गड़बड़ हो गया। दूसरा, सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के पात्र में, यानी ये कॉपर है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का मानक अपचयन विभव अधिक है और कॉपर का कम। तुलना कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप सोच लो आपने ऊपर तो कहा है अधिक है, एजी और सीयू की तुलना कर रहे हैं, इससे क्या है? अधिक। तो कॉपर का मानक अपचयन विभव सिल्वर से अधिक है, इसीलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। नहीं रख सकते। FeSO4 के सीयू के बाद में रख सकते हैं क्या? तो ये सॉल्यूशन पात्र तो है Cu और विलयन है FeSO4। तो आयरन का मानक अपचयन विभव जो है वो कम है और कॉपर का अधिक है। तो क्योंकि कॉपर का मानक अपचयन विभव अधिक है, इसीलिए फेरस सल्फेट से अभिक्रिया नहीं करेगा, तो हम रख सकते हैं। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकला उसको मैं लिख रहा। देखो, एक है पात्र, एक है विलयन। पहला है पात्र का मानक अपचयन विभव कम और विलयन का मानक अपचयन विभव अधिक। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पात्र जो है वो विलयन से क्रिया कर लेगा। दूसरा है पात्र का मानक अपचयन विभव अधिक और विलयन का मानक अपचयन विभव कम। ऐसा संभव है, इसको आप नोट कर सकते हैं। पात्र का मानक अपचयन विभव कम है, विलयन का अधिक है, तो नहीं रख सकते। और पात्र का मानक अपचयन विभव अधिक है और विलयन का कम है, तो रख सकते हैं। जैसे कॉपर, यहाँ इसका मानक अपचयन विभव अधिक है, फेरस सल्फेट का कम है, तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला टॉपिक समाप्त होता है। यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने की कंजूसी की है तो सब्सक्राइब वाला बटन अभी दबाएं, ताकि वीडियो जितने भी नए अपलोड होते ही आपको वो मिल जाए। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेनसर्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं सुशील कुमार जहांगीर आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।